हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। वीएस टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक अपने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक जो है विद्युत धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। दूसरा अपने पास विद्युत धारावाही सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा अपन चर्चा करेंगे हेलिक्स के नियम। हेलिक्स का नियम क्या है, उसके अंदर क्या क्या ज्ञात करते हैं, कौन क्या क्या अपन को दर्शाता है, किसके ऊपर ये लागू होता है। चौथा जो टॉपिक है अपने पास में वो है सिरे का नियम, एंड रूल जिसको अपन बोलते हैं। इसमें भी अपन को यही समझना है भाई सिरे का नियम क्या है, कहाँ पर ये लागू होगा, किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए सिरे के नियम का उपयोग किया जाता है और इस सिरे का नियम कहाँ कहाँ पर लागू होता है। तो इन सारे टॉपिकों पर अपन चर्चा करेंगे। तो चलो अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अपन के पास है विद्युत धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने से पहले, इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने चर्चा करी थी सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो सीधा धारावाही जो चालक होता है वो इस प्रकार से होता है। सीधा धारावाही चालक है, ये सीधा मतलब कहीं से भी घुमा फिरा हुआ नहीं है, मुड़ा हुआ भी नहीं है। और धारावाही से मतलब इसके अंदर करंट प्रवाहित हो रही है। अब ये है अपन का एक सीधा धारावाही चालक। सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो सकेंद्रीय होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है, केंद्र के चारों ओर होता है। और चालक की जो अक्ष लाइन होगी वो उस चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष लाइन बनेगी। तो अब अपने पास में ये एक सीधा चालक है और सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए भी अपन ने दो नियम पढ़े थे, जिनमें एक नियम था दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम अपन ने पढ़ा था। तो अपने पास में दाएं हाथ के नियम में अपन को क्या क्या दिखाया जाता है। दाएं हाथ के नियम में अपन को हाथ खुला रखना है या बंद रखना है, ये भी अपन ने सीखा था। तो हाथ अपन को बंद रखना है, हाथ अपन को बंद रखना है। अंगूठा अपन को क्या दिखाता है, धारा की दिशा, और उंगलियों के घुमाव की जो दिशा है वो अपन को दिखाती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। तो अपने पास में दाएं हाथ के नियम अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कॉर्क स्क्रू का नियम। कॉर्क स्क्रू के नियम के बारे में भी अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो कॉर्क स्क्रू के नियम में अपन को स्क्रू के घुमाव की जो दिशा होती है वो तो दिखाती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, और स्क्रू के आगे बढ़ने की जो दिशा होती है वो होती है धारा के प्रवाह की दिशा। ये सारी चर्चाएं अपनी पिछली वीडियो में बहुत विस्तृत रूप से करी है। तो इस वीडियो में अपन इतनी ही चर्चा करेंगे, और इस वीडियो की शुरुआत में इसकी चर्चा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी तो वो अभी अपन देखेंगे। क्योंकि अपन को पढ़ना है किसके बारे में, लूप के बारे में। तो अपन को सबसे पहले तो समझेंगे भाई सीधा धारावाही चालक कैसा होता है, फिर अपन समझेंगे लूप कैसा होता है, और फिर अपन समझेंगे कि सोलेनॉइड कैसा होता है। तो ये तो हो गया अपन का एक सीधा धारावाही चालक। यदि ये अपने पास चालक है, इस चालक को यदि अपन इस तरीके से मोड़ दें, इस चालक को अपन इस तरीके से मोड़ दें, तो ये अपना क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है। ये क्या बन जाता है, अपना एक लूप बन जाएगा। तो अपने पास यही चालक है, यदि इसी चालक को अपन इस तरीके से मोड़ दें तो ये अपने लिए क्या बन गया, एक लूप बन गया। क्या बन गया, अपने लिए लूप बन गया। अब धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, मान लो धारा इधर की तरफ जा रही है। तो यदि इसमें अपन अंदर देखेंगे तो अंदर अपने पास धारा इधर ऐसे जाएगी, धारा यहाँ से चलेगी, फिर धारा इधर से जाएगी, धारा यूँ घूम के यहाँ पे इस पॉइंट से वापस निकल के इस तरफ निकल जाए। तो ये अपने पास में धारा के प्रवाह की क्या रहेगी, इसमें दिशा रहेगी। मान लो यही अपने पास एक चालक है, इसमें धारा के प्रवाह की दिशा इस प्रकार से है। ये अपने लिए क्या है, धारा के प्रवाह की दिशा, धारा के फ्लो की डायरेक्शन है। तो धारा के प्रवाह की दिशा है। तो ये जो है ये तो कौन है अपने पास में, सीधा धारावाही चालक है। इस सीधे धारावाही चालक को यदि अपन मोड़ दें इस तरीके से तो ये क्या कहलाएगा, अपन का लूप है। ये क्या कहलाएगा, अपन का लूप कहलाएगा। तो लूप आसानी से बना सकते हैं कि एक सीधा धारावाही चालक लेंगे, उसको पकड़ के अपन बीच में ऐसे मोड़ देंगे तो वो अपने लिए क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है। या फिर अब अपने के पास में सीधे धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है।
और किसी भी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का स्थापित होना, वो कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसकी खोज करी थी ओरस्टेड ने 1819 में। तो ये बात दिमाग में फिक्स बैठा लो कि भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, लेकिन ये क्यों बन रहा है, ये सबसे पहला सॉल्यूशन दिमाग के अंदर होना चाहिए। भाई धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्यों बन रहा है। या फिर अपन कह सकते हैं भाई जैसे ही किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और ये कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करी थी ओरस्टेड ने 1819 में। तो ये प्रभाव अपन को, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोज के दिया किसने, ओरस्टेड ने। अब अपन को तो पढ़ना है कि भाई ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से होता है, कैसे बल रेखाओं की दिशा होती है, उनको कौन कौन से नियम से अपन ज्ञात करते हैं। अपन तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो एग्जाम, तो यहाँ अपन को क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से भी टॉपिक को देखना है। लेकिन क्वेश्चन आंसर तब लगेंगे जब अपन को कोई भी टॉपिक समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो अपन समझेंगे ये एक सीधा धारावाही चालक है। इसी चालक को यदि अपन इस तरीके से मोड़ दें तो ये बन जाता है अपन का लूप। ये क्या बन जाएगा, अपन का लूप बन जाएगा। या फिर अपन इसको पूरा एक लपेटा लगा दें, पूरा अपन मान लो ये चालक है, इस चालक का अपन इस तरीके से एक लपेटा लगा दें तो ये क्या कहलाएगा, अपन का एक लूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक लूप। अब अपन के पास में सीधे धारावाही चालक को समझे तब जाके लूप समझ में आएगा। तो सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए थे, दाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ अंगूठे का नियम या दाएं बंद हाथ का नियम या राइट हैंड रूल या RHR के नाम से जाना जाता है दाएं हाथ का नियम। दूसरा है अपने पास कॉर्क स्क्रू का नियम या कॉर्क स्क्रू की जगह अपन को निम्न पैटर्न में लिखा आ सकता है क्या, पेच। तो अपने पास कॉर्क पेच के नियम के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो रहेगा ये तो किधर रहेगा, ये तो रहेगा धारा की दिशा में। भाई धारा किधर जा रही है, और उंगलियों के घुमाव की जो दिशा होती है, उंगलियों के घुमाव की दिशा ये अपन को दर्शाती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। ये किसको दिखाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। तो दो क्वेश्चन अपने पास यहाँ हैं। ऐसे कॉर्क स्क्रू के नियम में भी अपने पास दो क्वेश्चन हैं। स्क्रू के आगे बढ़ने की या पेच के आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की जो दिशा है वो तो होनी चाहिए धारा के प्रवाह की दिशा में। स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा ये तो होनी चाहिए धारा के प्रवाह की दिशा में। और दूसरा पॉइंट है भाई स्क्रू के घुमाव की दिशा, स्क्रू के घुमाव की दिशा है, स्क्रू किधर घूम रहा है तो घुमाव की जो दिशा है ये होती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती। तो 4 पॉइंट अपन को क्लियर करने हैं भाई। ये दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो रहना चाहिए ये धारा के प्रवाह की दिशा में रहना चाहिए, धारा के प्रवाह की दिशा में। उंगलियां दिखाएंगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। कॉर्क स्क्रू के नियम में स्क्रू जिधर आगे बढ़ेगा, स्क्रू को जिधर आगे बढ़ेगा उधर तो होनी चाहिए धारा के प्रवाह की दिशा। यदि स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा में धारा के प्रवाह की दिशा है तो स्क्रू के फिर घुमाव की जो दिशा होगी कि स्क्रू किधर घुमाने पर आगे बढ़ रहा है। स्क्रू को अपन जब कसते हैं तो वो घूमता है, तो स्क्रू के घुमाव की जो दिशा है वो दिखाती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। तो यदि अपन दाएं हाथ के नियम के अनुसार देखें तो धारा के प्रवाह की दिशा इधर से इधर की ओर है, इधर से इधर की ओर है। इसका मतलब अंगूठा इधर रहना चाहिए ना कि इधर। अंगूठा किधर रहना चाहिए, धारा के प्रवाह की दिशा में। यदि ऐसे सीधे धारावाही चालक को अपन दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा में रहे तो उंगलियों के घुमाव की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। इसी वाले पॉइंट को यहाँ लागू कर दो, इसी वाले पॉइंट को यहाँ लागू कर दो। भाई ये अपने पास मान लो सीधा धारावाही चालक है, यदि यहाँ से यहाँ तक देखें तो यदि इसको अपन ऐसे पकड़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे घूमेंगी अपने पास, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे घूम के आएंगी अपने पास। यदि अपन इसको ऐसे पकड़ेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे, भाई धारा तो जा रही है ऊपर की तरफ
तो अंगूठा जो है ये तो रहना चाहिए धारा के प्रवाह की दिशा में। तब उंगलियों के घुमाव की दिशा दर्शाएगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। तो यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी वो अपनी इस टाइप से बनेंगी। यहाँ जो चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी वो इस टाइप से बनेंगी। ये ऐसे घूम रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे घूम रही हैं, क्योंकि अपन के पास है दाएं हाथ का नियम, और उसी दाएं हाथ के नियम को यहाँ लगा दो, तो धारा की दिशा में तो रख दो अंगूठे को, तो बल रेखाएं ऐसे घूम के आएंगी, बल रेखाएं ऐसे घूम के आएंगी। अब अपने पास में ये बल रेखाएं इधर से घूम रही हैं, तो ये अंदर की तरफ भी आएंगी, ये बल रेखाएं अंदर की तरफ भी आएंगी ऐसे। भाई ये बल रेखाएं अपन ने यहाँ बना दी, ये बल रेखाएं इस तरीके से घूमेंगी। अब यदि अपन इधर के बजाय इधर से पकड़ें, यहाँ अपन ने पहले पकड़ के देखा, अब अपन को दूसरी तरफ जाके देखो, यदि अपन यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरीके से यदि पकड़ेंगे, तो ये अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा में नहीं है। ये अंगूठा होना चाहिए धारा के प्रवाह की दिशा में। अब धारा तो आ रही है यहाँ पे ऊपर से नीचे, और अंगूठा जा रहा है नीचे से ऊपर, तो इस अंगूठे को उल्टा करो। इस अपन यदि इस तरीके से इसको पकड़ते हैं, अपन इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, तो अब अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा में है। ये जो डायरेक्शन है ये है धारा के प्रवाह की दिशा, ये जो डायरेक्शन है ये है धारा के प्रवाह की दिशा। यदि इसको अपन इस तरीके से पकड़ेंगे, तो अब अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा में है, तो उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, उंगलियां ऐसे घूम रही हैं। तो यहाँ जो अपने पास बल रेखाएं बनेंगी वो इधर से बनेंगी, बल रेखाएं जो बनेंगी वो इधर से ऐसे बनेंगी, बल रेखाएं ऐसे बाहर से अंदर की तरफ आएंगी। बाहर से अंदर का मतलब ये बल रेखाएं इस तरीके से आएंगी, ये बल रेखाएं इस तरीके से आएंगी, और ऐसे बल रेखाएं आ रही हैं। तो अब एक आइडिया लगाओ कि भाई इधर से भी बल रेखाएं घूम के अंदर आ रही हैं, और इधर से भी बल रेखाएं घूम के अंदर आ रही हैं। तो ज़्यादा बल रेखाओं की संख्या लूप के केंद्र में होगी, लूप के केंद्र में, लूप के अंदर होगी, या लूप के बाहर होगी। भाई इधर तो इस साइड की बल रेखाएं केवल, भाई दो तरफ अपने पास बल रेखाएं हैं, तो अपने यदि यहाँ देखें तो अपने पास में इधर से जो बल रेखाएं आ रही हैं, इधर से जो बल रेखाएं आ रही हैं वो भी घूम के ऐसे आ रही है अंदर की तरफ, और इधर से भी बल रेखाएं घूम के अंदर की तरफ आ रही हैं। तो बीच में जो बल रेखाएं आ रही हैं वो तो इधर से भी घूम के आएंगी, इधर से भी आएंगी, इधर से भी घूम के अंदर की तरफ ही आएंगी। तो लूप के अंदर की तरफ बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी। चारों तरफ से घूम के बल रेखाएं सब अंदर ही आ रही हैं, चारों तरफ से घूम के बल रेखाएं अंदर ही आ रही है, तो अंदर की तरफ बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी, और बाहर की तरफ बल रेखाओं की संख्या कम होगी। तो लूप, किसी धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो अपन के पास यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, केंद्र में कैसा रहेगा और बाहर की तरफ कैसा रहेगा। भाई लूप के केंद्र में, लूप के केंद्र में तो वो कैसा रहेगा, और लूप के बाहर कैसा रहेगा। तो अपन को दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि लूप के केंद्र में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब लूप के केंद्र में, लूप के केंद्र में चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता अधिक होगी। लूप के केंद्र के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता अधिक होगी, और लूप के केंद्र के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं विरल होंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी। ये दो पॉइंट अपन को याद रखने। तो लूप के यदि बाहर की बात करें, तो लूप के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं विरल होंगी, या फिर अपन बोल सकते हैं हल्की रहेंगी, कम रहेंगी, ज़्यादा सघन नहीं रहेंगी, ज़्यादा घनत्व नहीं रहेगा बल रेखाओं का, विरल रहेंगी, हल्की रहेंगी या कम रहेंगी। तो अपन के पास इस विद्युत धारावाही लूप के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो अपन को दो पॉइंट विशेष याद रखने। एक तो किसी लूप में चुंबकीय क्षेत्र सघन होता है केंद्र में या केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र में या
बाहर की तरफ, तो केंद्र में सघन रहता है। या फिर अपन से पूछ सकते हैं भाई लूप के केंद्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं सघन या विरल, या फिर वो सघन और विरल दोनों दे सकता है। तो इस तरीके से अपन को ऑप्शन में कुछ भी आ सकते हैं। मेन चीज़ है उसका सही पॉइंट क्या है, सही आंसर क्या है, वो अपन को याद होना चाहिए। तो कोई भी लूप है तो लूप के केंद्र में चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, सघन होती हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और लूप के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं विरल होती हैं, उधर उनकी संख्या कम होती है। सघन क्यों होती हैं? क्योंकि चारों तरफ से बल रेखाएं घूम घूम के कहाँ आ रही हैं, अंदर की तरफ। भाई अपन इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो बल रेखाएं घूम के अंदर ही जाएंगी। ये बल रेखाओं की डायरेक्शन है अपने पास, ये बल रेखाओं की क्या है, डायरेक्शन। यदि अपन इसको ऐसे पकड़ेंगे तो भी बल रेखाएं घूम के अंदर आएंगी, यहाँ से पकड़ेंगे तो भी बल रेखाएं घूम के अंदर ही आएंगी। अपन इसको यदि अपन यहाँ से पकड़ लें, इसको अपन यहाँ से पकड़ेंगे तो भी बल रेखाएं घूम के अंदर ही आ रही है। तो लूप के जो अंदर है वो तो बल रेखाओं की संख्या कैसी रहेगी, सघन रहेगी। और लूप के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कैसी होती है, विरल होती है। तो अपने पास एक तो हो गया सीधा धारावाही चालक और दूसरा हो गया अपने पास लूप का चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है वो है सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र। अब सोलेनॉइड क्या होता है, सबसे पहला सवाल तो अपने लिए यही है। तो सबसे पहले तो अपने पास सीधे धारावाही चालक को ही समझना है। सीधा धारावाही चालक समझ में आएगा तो लूप समझ में आएगा, और लूप समझ में आ गया तो सोलेनॉइड भी समझ में आ जाएगा। और इसीलिए मैंने इस सीधे धारावाही चालक को आज की इस वीडियो में वापस से रिपीट किया। भाई इसका अपन को पूरी जानकारी है और इसकी स्पेशली 1 घंटे की वीडियो अलग से बनाई हुई है, इसीलिए क्योंकि यदि सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र समझ में आएगा तो लूप का भी आएगा, और लूप का समझ में आएगा तो सोलेनॉइड का भी समझ में आएगा। तो तीनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को समझने के हिसाब से आपस में उलझ रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम हमने दिया सीधे धारावाही चालक को। नाम तो है उसका सीधा, लेकिन टाइम लिया उसने सबसे ज़्यादा। उसने कह दिया भैया जब तक मैं समझ में नहीं आऊँगा मेरे बाद वाले दोनों समझ में नहीं आएंगे। तो बाद वाले दोनों को समझना है तो पहले सीधे धारावाही चालक को समझना होगा। तो अपने पास में अगला जो टॉपिक है वो है अपन का सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा टॉपिक है अपने पास में आज की इस वीडियो का सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारावाही तो रहेगा ही, खैर जब ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो मैंने विद्युत धारावाही नहीं लिखा है। तो किसी विद्युत धारावाही सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि जब तक विद्युत नहीं आएगी तो ओरस्टेड का विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी काम नहीं करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बनेगा। तो धारावाही होगा तब ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। लेकिन अब चुंबकीय क्षेत्र अपन को किसका बनाना है, सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड को समझने के लिए सबसे पहले तो वही समझो अपन जहाँ से शुरुआत हुई है। ये तो कौन है, एक सीधा धारावाही चालक। ये तो है अपन का सीधा धारावाही चालक। इसको समझने में कुछ नहीं है, कोई भी चालक तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसी को बोला जाएगा सीधा धारावाही चालक। मान लीजिए अपने पास में ये एक तांबे का तार है, इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये तार का टुकड़ा अपने लिए एक सीधा धारावाही चालक है। बात समझ में आ गई होगी सीधे धारावाही चालक की। कोई भी तार का टुकड़ा सीधी अवस्था में है तो वो अपने लिए सीधा धारावाही चालक है। सीधे धारावाही चालक को यदि अपन मोड़ दें, सीधे धारावाही चालक को यदि अपन मोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा अपने लिए, एक लूप। चाहे इसको अपन इस तरीके से मोड़ लें तो भी क्या बनेगा अपने लिए, एक लूप बनेगा। तीसरा अब अपने पास बारी है किसकी, सोलेनॉइड की। तो सीधा धारावाही, इसको अपन ने एक बार मोड़ दिया इस तरीके से, बन गया लूप। अब अपन इसके कई लपेटे लगा दें। क्या लगा दें, कई लपेटे। तो अपने पास में एक शब्द अपन पढ़ेंगे क्या, टर्न। या टर्न को ही बोला जाता है लपेट, या इसी को बोला जाता है कुंडलन, या इसी को बोला जाता है कुंडल। तो कुंडल तुमने देखा होगा, पुरानी लेडीज है कानों में पहनती थी एक आभूषण, उसका नाम भी कुंडल है। पुराने राजा महाराजा तुमने यदि देखे होंगे जो युद्ध लड़ते थे, क्षत्रिय लोग, उनके कानों में भी कुंडल होते थे।
कवच और कुंडल की कहानी तुमने सुनी होगी। तो वही कुंडल, कुंडल का मतलब एक पूरा बंद सर्किल, किसी भी चीज़ से बनाया गया एक पूरा बंद सर्किल। अब यदि एक तार अपन के पास ये सीधा धारावाही चालक है, इसे सीधे धारावाही चालक को यदि अपन इस तरीके से मोड़ दें, इस तरीके से अपन मोड़ दें, तो ये अपने लिए क्या बन गया, एक टर्न बन गया। क्या बन गया, एक टर्न बन गया, या फिर अपन बोलेंगे कि लूप बन गया अपने लिए। एक सीधा धारावाही चालक था, इसको अपन इस तरीके से लपेट दिया, तो ये अपने लिए क्या बन गया, इस तार को ऐसे घुमा दिया अपन ने एक बार, तो एक बार घुमा दिया तो ये क्या कहलाएगा, अपन का टर्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्न या लपेट या कुंडलन या कुंडल। अब यदि इसको अपन कई बार लपेट दें, कई बार अपन जैसे मान ले ऐसे लें, इस तरीके से अपन ने लपेट दिया, तो ये अपने पास में क्या बन गई, पूरी कॉइल बन गई। क्या बन गई, पूरी कॉइल। तो ये हो गया टर्न, अपने पास में ये क्या हो गई, कॉइल हो गई, या अपन कॉइल को ही कुंडलन बोलते हैं, या फिर इसको लपेटन बोलते हैं। टर्न को तो लपेट और इसको अपन क्या बोलेंगे, लपेटन। तो ये अब अपन ने इसके एक रूप तो इसका ये था, दूसरा रूप ये था, दूसरे की तरह ये टर्न है। अब तीसरा रूप है कि ये आ गया, इस तरीके से है तार, उसको अपन ऐसे घुमा दें या ऐसे घुमा दें तो ये बन जाएगा लूप या टर्न बन जाएगा। लेकिन अपन कई बार उसके लपेटे लगा दें, कई बार उसके लपेटे लगा दें, तो ये क्या कहलाएगी, अपनी कॉइल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉइल। तो इस कॉइल को ही बोला जाता है कुंडलन या इसी को लपेटन। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि ये इस तरीके से बनी हुई आकृति या इस तरीके से बना हुआ कोई डायग्राम है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉइल या कुंडल या लपेटन। क्योंकि इस तरीके के लपेट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी में भी होंगे, डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग में भी होंगे, अल्टरनेटर के अंदर भी फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग रहेंगी, स्टेटर रोटर में भी इस तरीके की लपेटन रहेगी। तो इन चीज़ों को पूरा अच्छे से समझ लो भाई कि टर्न, लपेट, कॉइल क्या है ये। तो एक किसी तार को अपन केवल एक बार व्रत की तरह लपेट दें, एक बार, केवल एक बार लपेटेंगे तो वो कहलाएगा अपन का टर्न, और उसको अपन ने कई बार लपेट दिया तो वो बन जाती है अपन की कॉइल, कुंडलन या लपेटन या कॉइल बोलेंगे। तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब सोलेनाइड क्या है, अपन को तो पढ़ना है क्या, सोलेनाइड। तो ये सब चीज़ समझ में आएगी तो अपने बारी आती है सोलेनाइड की। अपने पास इस तरीके से कॉइल है, इस तरीके से एक कॉइल है, और एक अपने पास इस कॉइल को जिस भाग पे लपेटते हैं वो कहलाती है अपन की क्रॉड, या उसको अपन बोलते हैं कोर, या उसी को बोला जाता है क्रोण। जिस भाग के ऊपर इस वाइंडिंग को या कुंडलन को या लपेटन को लपेटा जाता है, लपेटा जाता है। मान लो ये एक कोर है, इसके ऊपर मान लो अपन कोई तार लपेट रहे हैं, इसके ऊपर अपन कोई तार लपेट रहे हैं, तो ये जो तार लपेटा है अपन ने, ये तार ही अपने लिए क्या कहलाएगा, कॉइल है। यही अपने लिए कॉइल है। लेकिन अब अपन ने इसको कोर के ऊपर लपेटा है तो ये कहलाएगी अपन की वाइंडिंग। क्या कहलाएगी, वाइंडिंग। तो अपन इसको कॉइल, कुंडलन, लपेटन या वाइंडिंग बोलेंगे। लेकिन किसके ऊपर लपेटेंगे इसको, कोर, क्रॉड। अब यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं है तो यहाँ पे होती है अपन की वायु क्रॉड या वायु कोर या वायु क्रोण, ये नाम एक ही हैं। और कि वायु क्रोण है अपने पास, इसका मतलब कोई नहीं है तो वहाँ पे अपने पास वायु तो है। भाई ये पेन है, कहाँ रखा हुआ है, इसके चारों तरफ कौन है, कोई पापन बोलेगा भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन वायु है। ऐसे ही ये तार की अपन ने कॉइल ऐसे लपेट दे के टर्न, बहुत सारे टर्न दे दिए, और इसको यदि अपन ऐसे रख दें और यहाँ पे कोई नर्म लोहा भी नहीं है, सिलिकॉन स्टील भी नहीं है, एल्निको, एल्कोलेक्स कुछ नहीं है, तो ये तार किसके ऊपर लपेटा हुआ है या तार के चारों तरफ कौन है, तो वो है अपन की वायु। तो ये कहलाएगी वायु क्रॉड या वायु कोर या वायु क्रोण। और इस तरीके से बनी हुई कॉइल में यदि अपन विद्युत धारा की सप्लाई दे तो वो कहलाती है अपन की सोलेनाइड। क्या कहलाएगी वो, सोलेनाइड। तो अपने पास में सबसे पहले तो यही समझो कि ये सोलेनाइड इस तरीके से बनी है। जब अपन को सोलेनाइड का पता लगा भाई सोलेनाइड ऐसे बनी है, तो अब अपन आगे समझेंगे कुछ कहानी कि भाई सोलेनाइड में आगे क्या कहानी चलेगी। अपन को देखना है एक सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र के, अपन को देखना क्या है, एक सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र। मान लो अपने पास में ये कौन है, एक सोलेनाइड है, ये कौन है अपने पास, एक सोलेनाइड है। अब इस सोलेनाइड में मान लो धारा इधर से जा रही है,
सोलेनाइड में धारा इधर से जा रही है, और सोलेनाइड में धारा इधर से जाएगी तो इधर से बाहर आएगी। भाई कहीं हो धारा अपना रास्ता पूरा तो करेगी, विद्युत धारा का मार्ग पूरा होगा तो ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नहीं तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इस कॉइल के अंदर, या अपन अब बोलेंगे इसको सोलेनाइड, क्या बोलेंगे? सोलेनाइड। तो अब इसका नामकरण अपन कर देते हैं। ये क्या है अपना एक सोलेनाइड, क्या है ये है सोलेनाइड। अब इस सोलेनाइड में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इस सोलेनाइड में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक सिरे से विद्युत धारा जाएगी और दूसरे सिरे से विद्युत धारा बाहर आ जाएगी। अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, भाई अपने पास एक सोलेनाइड है, क्या है? एक सोलेनाइड। सोलेनाइड में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोलेनाइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ओरस्टेड के विद्युत चुंबकीय प्रभाव के अनुसार, ओरस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज करी थी, तो उस चुंबकीय प्रभाव के अनुसार यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। भाई चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है चुंबकीय बल रेखाएं वहाँ आ गई तो चुंबकीय क्षेत्र बना। यदि चुंबकीय बल रेखाएं ही उत्पन्न नहीं हों तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं होगा। तो अपने पास में कौन उत्पन्न होंगी? चुंबकीय बल रेखाएं, किसके नियम अनुसार? ओरस्टेड के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुसार। किस में हो रही है? अभी है सीधे धारावाही चालक में नहीं हो रही, लूप में नहीं हो रही, सोलेनाइड में हो रही है। तो सोलेनाइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ओरस्टेड के विद्युत प्रभाव के अनुसार क्या पैदा हो जाएंगी? चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब वो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी, लेकिन उनकी दिशा किस प्रकार से रहेगी? उनकी दिशा किस प्रकार से रहेगी? या ये चुम्बक जब बनेगा तो ये कैसा चुम्बक बनेगा? या ध्रुव बनेंगे तो किधर की तरफ कौन सा ध्रुव होगा? किधर इसका एन होगा, किधर इसका एस होगा? बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जाएंगी? यदि इस धारा की दिशा को बदल दिया जाए सोलेनाइड में तो फिर चुंबकीय बल रेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुव बनेंगे। भाई ये तो कन्फर्म है चुंबक बनेगा, और चुंबक बनेगा तो ध्रुव भी बनेंगे, लेकिन कौन सा सिरा? ये वाला सिरा एन बनेगा या ये वाला एन बनेगा, या ये वाला एस बनेगा या ये वाला एस बनेगा? कौन सा सिरा, कौन सा ध्रुव बनेगा? उनको ज्ञात करने के लिए फिर दो नियम आएंगे, हेलिक्स का नियम और सिरे का नियम। हेलिक्स के नियम में क्या है और सिरे के नियम में क्या है? अब अपन चर्चा करते हैं सोलेनाइड और हेलिक्स और सिरे के नियम के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन चर्चा यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या एक अपने पास धारावाही चालक है, लेकिन ना तो ये सीधा है ना ये लूप है। अब ये बहुत सारे टर्न देके बन गए, तो ये क्या है? सोलेनाइड है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो ना सीधे धारावाही चालक का बनेगा ना लूप का बनेगा, अब बनेगा सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र। अब अपने पास ये देखो, एक जब तक सीधा धारावाही चालक था तब भी चुंबकीय बल रेखाएं बन रही थी, जब इसका अपन ने लूप बना दिया तब भी चुंबकीय बल रेखाएं बनी है। तो जितने टर्न अपन ने लगाए हैं वो हर टर्न चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करेगा। कोई भी वाइंडिंग है, कोई भी कॉइल है, उस कॉइल में जितने भी लपेटे लग रहे हैं प्रत्येक लपेटा चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करेगा। अब ये लपेटे एक तरीके के ही लग रहे हैं तो सब एक जैसा चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करेंगे। एक जैसी चुंबकीय बल रेखाओं से मतलब है कि सबकी दिशा एक जैसी होगी। भाई लपेटे एक जैसी डायरेक्शन में लपेटे हैं तो एक जैसी चुंबकीय बल रेखाओं की क्या आएगी? दिशा। अब अपने पास है देखो थोड़ा सा, यदि विद्युत धारा यहाँ से चल रही है, यहाँ से कौन जा रही है? अपने पास विद्युत धारा। विद्युत धारा जाएगी तो ओरस्टेड के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुसार यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। अब चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी तो उनकी दिशा क्या रहेगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पता लग जाएगी तो अपन ध्रुव भी पता लगा लेंगे। तो अपने पास में विद्युत धारा की दिशा यदि इधर से रहेगी, अब अपने पास मान लो धारा इस तरीके से चली, धारा इस तरीके से आई, यहाँ धारा इस तरीके से आई, धारा इधर से चली, फिर निकल के धारा इधर चली गई, धारा इधर चलेगी, फिर यहाँ से चली धारा तो वो धारा यहाँ पे आ गई,
ये धारा यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से चली ये धारा इधर से, फिर ये धारा चलती हुई यहाँ पे आ गई इस तरीके से। अब इसी तरीके से ये सारे टर्नों में होके निकल जाएगी और यहाँ से बाहर हो जाएगी। भाई यहाँ से तो ये प्रवेश कर रही है, इस सिरे से तो प्रवेश हो रही है और इस सिरे से ये बाहर निकल रही है। अब यदि अपन को धारा के प्रवाह की दिशा पता लग जाए कि भाई धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, तो अपन को बल रेखाओं को भी ज्ञात करने में सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अपन ने यहाँ भी धारा की दिशा से ही बल रेखाओं का पता लगाया था। यहाँ अपन ने दाएं हाथ का नियम या कॉर्क स्क्रू का नियम लगा दिया था। जिस हिसाब से बल रेखाएं सीधे में बन रही हैं उसी हिसाब से लूप में बन रही हैं। यहाँ एक लूप नहीं है, यहाँ बहुत सारे लूप हैं, लेकिन जैसी एक लूप में कंडीशन होगी वैसी ही कंडीशन सभी लूप में रहेगी, क्योंकि एक सभी में धारा के प्रवाह की दिशा एक जैसी है। और जब तक विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा नहीं बदलेगी, विद्युत चुम्बक में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में भी परिवर्तन नहीं होता है। और सब में जब धारा की दिशा एक जैसी है तो सब में विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा रहेगी वो भी एक जैसी ही रहेगी। अब अपन इसमें से एक की समझ ले या सबकी समझ ले। एक की समझ में आ गई, इसका मतलब सबकी समझ में आ गई। तो एक को अपन यदि गौर से देखें, एक को अपन गौर से देखें तो यदि अपन एक को, अब एक अपन अलग से एक बना लेते हैं। मान लो ये लूप है अपने पास, ये क्या अपने पास है लूप है। 2 टर्न वाली एक अपन सोलेनाइड बना लेते हैं, 2 टर्न वाली अपन एक सोलेनाइड बना लेते हैं। ये हो गई अपने पास एक सोलेनाइड। विद्युत धारा इधर से चल रही है, इधर से बाहर निकल रही है। यदि अपन देखें यहाँ पकड़ के तो चुंबकीय बल रेखाएं इधर से यूँ घूम के आएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं इधर से यूँ घूम रही है। ऐसे अब इधर चले जाओ, अब विद्युत धारा यहाँ से चली और यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आकर के विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। भाई ये विद्युत धारा यहाँ से चली और यहाँ पे ऐसे प्रवाहित हो रही है। ये इधर से चलेगी इस तरीके से, इस तरीके से यूँ जाएगी। ये विद्युत धारा इस तरीके से चलेगी सभी टर्नों में। अब विद्युत धारा यदि इस तरीके से चल रही है तो सीधे धारावाही चालक का दाएं हाथ का नियम ही लगा के देख ले अपन, कुछ समझ में आता है क्या। अपन ने मान लो सीधे धारावाही चालक का अपन ने ऐसे लगाया, अपन ने इस तरीके से दाएं हाथ का नियम लगाया, क्योंकि धारा इधर नीचे जा रही है तो अंगूठे को नीचे कर दो, तो अंगूठा तो हो गया धारा के प्रवाह की दिशा में, और उंगलियों के घुमाव की दिशा ये रहेगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में। इसका मतलब बल रेखाएं यूँ चलेंगी, बल रेखाएं यूँ चलेंगी। अब यूँ जाएंगी तो चुंबक के अंदर चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी? चुंबक के अंदर चली जाएंगी। और चुंबक के अंदर चली जाएंगी तो इस सिरे से फिर बाहर आ जाएंगी। भाई इस सिरे से यदि ये अंदर गई हैं तो इस सिरे से बाहर आ जाएंगी। तो अपने पास में ये बल रेखाएं इधर से ऐसे बनेंगी, ये बल रेखाएं ऐसे बनेंगी, इसकी भी बल रेखाएं ऐसे बनेंगी। अब अपन जब बाहर से देखेंगे तो बल रेखाएं यदि ये इधर से जा रही हैं तो ये बल रेखाएं ऐसे घूम के फिर से आएगी लौट के। तो मेन चीज़ अपन को यहाँ समझनी है कि भाई यदि अपन को एक लूप का इस एक में यदि बल रेखाओं की दिशा समझ में आएगी, मतलब जिस तरीके से एक लूप के अंदर बल रेखाएं घूम रही हैं इसी तरीके से दूसरे में घूमेगी, इसी तरीके से तीसरे में घूमेगी, इसी तरीके से चौथे में। 10 टर्न लगे हुए हैं तो पूरे 10 टर्नों में ऐसे ही घूमेगी, 100 टर्न लगे हुए हैं तो पूरे 100 टर्नों में भी ऐसे ही घूमेगी। अब अपन के पास यहाँ तक तो अपन ने इसको इससे समझने की कोशिश करी है। अपन को सीधे धारावाही चालक को ही तो लपेटा है अपन ने, तो इसी से यहाँ तक समझने की कोशिश करी है। लेकिन अपन किताबी भाषा में जब पढ़ेंगे तो ये एक सोलेनाइड है। सोलेनाइड के अंदर अपन सबसे पहले ज्ञात करते हैं ध्रुव। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? ध्रुव, N और S। जब अपन को N और S का पता लग जाएगा तो अपन बता पाएंगे कि ये ध्रुव N है और ये S है। तब अपन कह पाएंगे कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा, चुंबक के गुण धर्म में अपन ने पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा N ध्रुव से निकलती है और S ध्रुव की ओर जाती है। तो अपन को चुंबकीय बल रेखाओं का भी पता लगेगा यहाँ पे और ध्रुवों के बारे में भी पता लगेगा। इससे पहले तो अपन केवल क्या देख रहे थे? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। लेकिन सोलेनाइड में अपन के पास 2 चीज़ ज्ञात होंगी, ध्रुव भी ज्ञात हो जाएंगे और बल रेखाओं की दिशा भी ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि ध्रुव के अनुसार ही बल रेखाएं चलेंगी।
बल रेखाएं हमेशा एन से कहाँ जाती हैं, एस की ओर। जब एन और एस ज्ञात हो जाएंगे तो अपन कह पाएंगे कि वही बल रेखा एन से एस की ओर जा रही है। तो तीसरा अपन पॉइंट लेते हैं आज की इस वीडियो का, और तीसरा पॉइंट है अपने पास में हेलिक्स का नियम। हेलिक्स का नियम, तो अपने पास में हेलिक्स का नियम, तो सबसे पहले तो हेलिक्स को ही समझे कि हेलिक्स क्या है। अपने पास स्प्रिंग सबने देखी होंगी, अपन जो खटकेदार पेन काम में लेते हैं उसमें भी एक स्प्रिंग लगी आती है, मोटरसाइकिल के शॉकरों में भी स्प्रिंग लगी रहती है, तुमने बस ट्रक वगैरह में देखे होंगे तो वहाँ एक स्प्रिंग लगी रहती है। बस ट्रक वगैरह में जो लगी रहती है उस स्प्रिंग को अपन क्या बोलते हैं, लीफ स्प्रिंग। विद्युत मापक यंत्रों में जो लगी रहती है वो अपन की कैसी होती है, हेयर स्प्रिंग। जो हेयर स्प्रिंग होती है उसकी जो बनावट होती है वो एक कोयल इस तरीके से जलेबी की तरह ऐसे होती है वो। तो अपने पास में ये होती है अपन की हेयर स्प्रिंग की बनावट। लेकिन कोयल अपने पास में कोयल जो स्प्रिंग होती है वो इस तरीके से रहेगी। और तुमने देखा होगा भाई अपने पास में सॉकर वगैरह में ऐसी स्प्रिंग लगी रहती है। इस स्प्रिंग को बोला जाता है हेलिकल स्प्रिंग। इसको क्या बोला जाता है, हेलिकल स्प्रिंग। और ये जो सोलेनाइड बनी है, यदि इस स्प्रिंग को अपन घुमा के आड़ा कर दें, इस स्प्रिंग को यदि अपन घुमा के क्या कर दें, आड़ा, इस स्प्रिंग को घुमा के अपन क्या कर दें, आड़ा, तो ये एक बनावट जो है ये हेलिकल स्प्रिंग की तरह है। और यहाँ पे एक नियम लग रहा है तो इस आधार पर उसका नाम दे दिया हेलिक्स का नियम। अब हेलिक्स का नियम क्या कह रहा है, यदि अपन स्प्रिंग के अंदर यदि इस तरीके से चलेंगे तो अपन ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएंगे इस तरीके से। तो ये हेलिकल कॉइल की तरह बनी हुई है, इसलिए इसका नाम आ गया हेलिक्स। अब हेलिक्स का नियम क्या है और इस नियम से अपन क्या क्या ज्ञात करते हैं और ये किसके ऊपर लागू होता है। तो हेलिक्स का जो नियम है ये किसके ऊपर लागू होगा, तो सबसे पहला बात क्वेश्चन अपन से आएगा भाई लागू किसके ऊपर होता है ये नियम, तो लागू होगा सोलेनाइड के ऊपर। लागू किसके ऊपर होगा, सोलेनाइड के ऊपर। फिर सोलेनाइड के ऊपर लागू करके इसका उपयोग क्या है, तो अब यह चुंबकीय बल रेखाएं ज्ञात नहीं करते, यहाँ अपन क्या ज्ञात करते हैं, ध्रुव ज्ञात करते हैं। कोई भी सोलेनाइड के ऊपर लागू होगा उस सोलेनाइड के अपन ध्रुव ज्ञात करते हैं। भाई उपयोग किस में करते हैं, तो ध्रुव ज्ञात करने में करते हैं। अब अपने पास में हेलिक्स का नियम है क्या है, हेलिक्स का नियम है क्या है। अब हेलिक्स का नियम की यदि अपन देखें तो परिभाषा क्या है, ये तो अपन ने देख लिया कि भाई ये नियम किसके ऊपर लागू होगा, तो एक सोलेनाइड पे लागू होगा। और सोलेनाइड के ऊपर लागू होके क्या ज्ञात करेंगे, तो अपन ज्ञात करेंगे ध्रुव। लेकिन कैसे ज्ञात होते हैं ध्रुव, क्या है हेलिक्स का नियम, तो यदि किसी सोलेनाइड को, भाई सोलेनाइड पे लागू हो रहा है तो अपन सोलेनाइड को ही काम में लेंगे। यदि किसी, यहाँ पर किसी लिखना भूल गए, किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ में, ये दायां हाथ कई जगह आएगा, ये ध्यान रखना, कई जगह खुला है कई जगह बंद है, लेकिन दायां हाथ आ गया इसका मतलब हेलिक्स का नियम दाएं हाथ का नियम नहीं है। अब हेलिक्स का नियम क्या है, यदि किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए, शर्त है इसकी कि दाएं हाथ में पकड़ा जाए और इस प्रकार पकड़ा जाए, किस प्रकार से, इस प्रकार पकड़ा जाए कि, ध्यान रखना यहाँ पे भाषा का और दाएं हाथ के नियम में थोड़ा अंतर है। इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियों के घुमाव की दिशा, उंगलियों के घुमाव की दिशा धारा के प्रवाह, या अपन बोलेंगे फ्लो, धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। या अपन बोल सकते हैं कि भाई उंगलियों के घुमाव की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा में होती है, तब अंगूठा, अब अंगूठा कौन से हाथ का होगा,
जब नियम में दायां हाथ काम में आ रहा है तो अंगूठा भी दाएं हाथ का। ऐसा तो है नहीं है कि तार को तो पकड़ लिया दाएं हाथ में और अंगूठा आ जाएगा बाएं हाथ का। जिस हाथ से पकड़ रहे हैं उसी हाथ का अंगूठा है और उसी हाथ की उंगलियां हैं। तो तब अंगूठा उत्तरी बोले तो एन ध्रुव को दर्शाता है। अब तुमको यदि ये पता लग गया कि भाई कोई चुंबक का ये वाला ध्रुव एन है, यदि तुमको ये पता लग जाए कि ये एक चुंबक है और किसी ने कह दिया भाई ये वाला ध्रुव एन है तो इसका एस कौन सा होगा, तो बच्चा भी बता देगा जिसने चुंबक के बारे में सुन रखा है। भाई दो ही ध्रुव होते हैं, जब एक का तो पता लग गया कि ये वाला एन है तो ये वाला एस है, तो अपन को एक ध्रुव ज्ञात हो जाएगा तो दूसरा ध्रुव भी अपन को ज्ञात हो जाएगा। अब अपन एक बार नियम को वापस से पढ़ेंगे। यदि किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ में, किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ में, तो ध्यान रखना हेलिक्स के नियम में भी दायां हाथ काम में आता है, दाएं हाथ के नियम में भी दायां हाथ काम में आता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में भी दायां हाथ काम में आता है। तो ये दायां हाथ बहुत काम का है, तो दाएं हाथ को संभाल के रखना। यदि किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए, मतलब इसको ऐसे नहीं कि अपन कैसे भी लिपट गए, इसके मन करे ऐसे नहीं लिपटना, यहाँ शर्त है यदि किसी सोलेनाइड को, तो ये सोलेनाइड है, इसको दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियों के घुमाव की दिशा, ये उंगलियां जब अपन कोई भी चीज़ पकड़ेंगे तो उंगलियां, यदि ये चीज़ अपने पास ये एक सोलेनाइड है, इसको अपन पकड़ रहे हैं या किसी भी वस्तु को अपन पकड़ रहे हैं तो क्या ऐसे पकड़ लेते हैं, उसको जब पकड़ेंगे तो उंगलियां घूमेंगी जरूर। कोई भी चीज़ है उसको अपन जब पकड़ते हैं तो उंगलियां घूमती हैं, तो वही बात यहाँ लिख रही है, इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियों के घुमाव की दिशा, उंगलियों के घुमाव की दिशा, ये उंगलियों के घुमाव की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा में होती है। भाई उंगलियां के घुमाव की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा में होती है। तो इस सोलेनाइड को अपन को कौन से हाथ में पकड़ना है, बाएं में या दाएं में, हेलिक्स के नियम के अनुसार, हेलिक्स के नियम अनुसार। तो ये दायां हाथ अपने पास मैं पहले ही बता चुका हूँ, हेलिक्स के नियम में भी दायां हाथ काम में आ रहा है, दाएं हाथ का नियम है जिसके और भी नाम है दाएं बंद हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, दाएं हाथ अंगूठे का नियम, और एक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इन तीनों नियमों में दायां हाथ काम में आएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ही बायां हाथ काम में आएगा, इसके अलावा बायां हाथ कहीं काम में नहीं आएगा। तो काम का हाथ दायां हाथ। चलो इस प्रकार, सॉरी स्टार्ट ही कर लो दोबारा से। यदि किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए, तो ये तो हो गया अपन का सोलेनाइड, दाएं हाथ ये हो गया। अब इस प्रकार से पकड़ा जाए कि उंगलियों के घुमाव की दिशा, उंगलियों के घुमाव की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा में रहे, धारा के प्रवाह की दिशा में होती है या धारा के प्रवाह की दिशा में रहे, तब अंगूठा उत्तरी ध्रुव को दिखाता है। तो तब अंगूठा उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा। तो इस सोलेनाइड को किस हाथ से पकड़ना है, बाएं से या दाएं से, तो ये याद रखना दाएं से पकड़ना है। अब दाएं से इसको ऐसे ही पकड़ सकते हैं अपन, भाई मान लो ये सोलेनाइड है तो इसके नीचे से हाथ दे के अपन ऐसे ही पकड़ सकते हैं, ये सोलेनाइड है तो इसको अपन ऊपर से ऐसे भी पकड़ सकते हैं। भाई ये कोई भी सोलेनाइड, मान लो ये अपने पास एक सोलेनाइड रखी है, इस सोलेनाइड को अपन नीचे से हाथ दे के ऐसे ही पकड़ सकते हैं, और इस सोलेनाइड को अपन इधर से भी पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पकड़ना है कि उंगलियां उधर मुड़े जिधर धारा जा रही है, धारा के प्रवाह की दिशा में उंगलियां जानी चाहिए, जिधर धारा जा रही है उधर ही उंगली जानी चाहिए। तो अब बताओ कैसे पकड़ें, इस प्रकार पकड़ा जाए। अब धारा तो देखो ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से फिर ऊपर जा रही है, तो अपन ने इसको किस तरीके से पकड़े, धारा यूं आ रही है या धारा इस तरीके से आ रही है, धारा इस तरीके से आ रही है यहाँ। यदि इसको अपन ऐसे पकड़ लें तो धारा यूं नहीं जा रही है, धारा यूं नहीं जा रही है, धारा जा रही है। यदि अपन इसको इस तरीके से पकड़ ले यूं तो अपने पास में उल्टा हो जाएगा। तो अपन को ये देखना है कि भाई पकड़ना किधर से। तो अपने पास मान लो ये सोलेनाइड है, इस सोलेनाइड में अपन मान लेते हैं ये एक कोर है अपने पास, इसमें अपन को यदि दो कंडीशन है, यहाँ देखो तार को अपन एक तो ऐसे लपेट सकते हैं, तार को एक तो अपन ऐसे लपेट सकते हैं।
अब ऐसे यदि अपन ने तार को लपेटा है तो मेन चीज़ समझने क्या है, इसको दाएं हाथ में पकड़ना है और इस प्रकार से पकड़ना है कि उंगलियों के घुमाव की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा में रहे। तो ऐसे यदि अपन इसको पकड़ें तो धारा अपन की धारा यहाँ से आएगी, यूँ जाएगी, धारा यूँ जा रही है ये, तो उंगलियाँ भी ऐसे जानी चाहिए। ऐसे अपन इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये तो हो गई धारा के प्रवाह की दिशा, ये तो हो गई धारा के प्रवाह की दिशा। तार ऊपर से जा रहा है, धारा ऐसे जाएगी तो उंगलियां भी ऊपर से जा रही है। इस समय पे ये अंगूठा दिखाएगा उत्तरी ध्रुव को, ये अंगूठा किसको दिखाएगा, उत्तरी ध्रुव को। यदि इस तार को अपन ने उल्टा लपेटा होता तो मैं उल्टा लपेट के दिखा रहा हूं, अभी तो ये तार ऊपर से जा रहा है। अब यदि इस तार को अपन ऐसे नीचे से लें, इस तार को यदि अपन इस तरीके से लें तो क्या अब धारा ऐसे जा रही है इसमें, क्या धारा अब ऐसे जा रही है, धारा तो अब नीचे से इधर से जा रही है, धारा ये आ रही है और धारा इधर से है। तो इसको अपन अब इस तरीके से नहीं पकड़ सकते, यदि इस तरीके से पकड़े तो नियम गलत हो जाएगा, ध्रुव सही ज्ञात नहीं हो पाएगा। अब अपन को पकड़ेंगे इसको इस तरीके से, क्योंकि धारा इधर से पीछे से घूम के आ रही है, क्योंकि ये तार पीछे से आया है, ये तार पीछे से आ रहा है। तो अपन इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो पहले तो उत्तरी ध्रुव ये था, अब उत्तरी ध्रुव हो जाएगा ये। तो अपन को हेलिक्स के नियम में क्या कह रहा है, यदि किसी सोलेनाइड को, ये सोलेनाइड है, इसको दाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ा जाए कि उंगलियों के घुमाव की दिशा, उंगलियों के घुमाव की दिशा। अब अपने पास में उंगलियों के घुमाव की दिशा देखनी है भाई, उंगलियों के घुमाव की दिशा किधर रहेगी। तो उंगलियों के घुमाव की दिशा धारा की दिशा में रहेगी। उस समय अंगूठा अपन को क्या दिखाता है, उत्तरी ध्रुव को। जब अपन को ये पता लग गया कि भाई मान लो ये उत्तरी ध्रुव है अपने पास, ये क्या अपने पास उत्तरी ध्रुव, तो इस इधर का कौन सा होगा, ये दक्षिण ध्रुव होगा। मतलब एक ध्रुव अपन को पता लग गया तो दूसरा ध्रुव अपन ज्ञात कर लेंगे। तो ये एक सोलेनाइड है। अब इस सोलेनाइड में अपन को ये देखना है भाई अपन का उत्तरी ध्रुव किधर है और दक्षिण ध्रुव किधर। तो इसको अपन कैसे पकड़ेंगे भाई, अपने पास ये तार इधर से जा रहा है, फिर ये तार यूं घूम के जा रही है धारा, ये तार यूं जा रहा है, इस तरीके से है, मतलब इसके पीछे से है तार, ये इस तरीके से है यूं, ये ऊपर से भाई। इसको यदि अपन बीच में फंसा देंगे तो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इसका मतलब धारा यूं आएगी, यूं आएगी। तो इधर कौन बनेगा अपन का उत्तरी ध्रुव और इधर बनेगा अपन का दक्षिणी ध्रुव। तो अपन ने पेन में भी तार को लपेट के देखा था, उसमें अपन को ये देखना है कि उंगलियां तो उधर होनी चाहिए जिधर से तार घूम के आ रहा है, क्योंकि धारा भी उधर से घूम के आएगी भाई। तारा जो आएगी वो तार से ही आएगी, और तार जिधर से घूम के आया, जैसे तार पीछे से घूम के आया तो उंगलियों को भी पीछे से ले आओ, उंगलियों को अपन पीछे से लेके आएंगे तो उत्तरी ध्रुव ये रहेगा, इधर का सिरा। यदि तार आगे से घूम के आ रहा है तो उंगलियों को आगे से ले आओ, क्योंकि जिधर से तार आएगा धारा भी तार में होते हुए ही आएगी, तो जिधर से तार आएगा धारा भी उधर से ही आएगी। तो अब अपन ऐसे पकड़ लेंगे। अब अंगूठा इधर चला गया, इधर चला गया, इसका मतलब उत्तरी ध्रुव इधर नहीं है, अब उत्तरी ध्रुव इस तरह है, इस साइड में है उत्तरी ध्रुव। तो हेलिक्स का नियम की परिभाषा क्या कह रही है, यदि किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियों के घुमाव की दिशा, किसकी दिशा, उंगलियों के घुमाव की दिशा तो किस दिशा में रहनी चाहिए, धारा के प्रवाह की दिशा में। यदि उंगलियों की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा में है तो अंगूठा किसको दिखाएगा, उत्तरी ध्रुव को। तो हेलिक्स के नियम में ये चारों क्वेश्चन है अपने पास में भाई। हेलिक्स के नियम के अनुसार उंगलियों के घुमाव की दिशा किस प्रकार होनी चाहिए, तो धारा के प्रवाह की दिशा के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन अपन से पूछेगा हेलिक्स के नियम के अनुसार अंगूठा किसको दर्शाता है, तो अपन कहेंगे उत्तरी ध्रुव को। अब अपन से यही पूछ सकता है कि भाई अंगूठे से विपरीत का ध्रुव कौन सा होगा। हेलिक्स के नियम के अनुसार अंगूठे के विपरीत का ध्रुव, अंगूठे की तरफ का ध्रुव नहीं पूछ रहा, वो क्वेश्चन की भाषा को भी घुमा सकता है। हेलिक्स के नियम अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे के विपरीत सिरे का ध्रुव क्या बनेगा, एस या एन। तो इधर का हमेशा एन बनेगा, तो इसके विपरीत का हमेशा एस बनेगा, एस। तो अपने पास में अंगूठा किसको दिखा रहा है, उत्तरी ध्रुव को, किसके नियम अनुसार, हेलिक्स के नियम अनुसार। तो अपने पास में हेलिक्स का नियम किस पर लागू होगा, तो सोलेनाइड, और सोलेनाइड भी कैसा होना चाहिए, वो धारावाही, जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है।
हेलिक्स के नियम का उपयोग क्या है, ध्रुव ज्ञात करते हैं। अब अपन को ये पता लग गया कि भाई यहाँ एन है, यहाँ एस है, तो अपन ये कह सकते हैं कि अब बल रेखा अपनी एन से कहाँ आएंगी, एस की ओर। तो बल रेखाएं एन से बाहर निकलती हैं और ये बल रेखाएं कहाँ आएंगी, एस की ओर। ये सारी बल रेखाएं निकल के कहाँ आएंगी, एस की ओर। अब एक सोलेनाइड, यदि अपन से पूछे भाई सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है, तो सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र एक छड़ चुंबक बार मैग्नेट के समान होता है। छड़ चुंबक, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के क्या होता है, समान रहता है। किसका चुंबक, सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र, सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के समान होता है। अब छड़ चुंबक अपन पढ़ चुके भाई, अपने पास में एक ये इस टाइप से जो चुंबक है, यदि इस टाइप से अपने पास कोई चुंबक है जिसका एक सिरा तो एन रहेगा और दूसरा सिरा उसका एस रहेगा। अब इसमें एक सिरा, इसको अपन मान लेते हैं कि ये एस है और ये एन है, मान लेते हैं क्योंकि इसमें इसी तरीके से बने हुए। तो यहाँ पे बल रेखा एन से निकल के एस पे आएगी। उसी प्रकार से सोलेनाइड में भी बल रेखा एन से निकल के आएंगी सब और एस पी। फिर अंदर में इन अंदर चलेंगी ये एस से एन की ओर, फिर बाहर जब निकलेंगी तो एन से एस की ओर, फिर अंदर एस से एन की ओर, जिसको अपन पहले भी पढ़ चुके। चुंबक के बाहर बल रेखा एन से एस की ओर, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर की यदि बात की जाए तो बाहर तो चलेगी एन से एस की ओर, और चुंबक के अंदर बल रेखा ये इसके विपरीत चलेगी। तो इसके विपरीत क्या हुआ, एस से एन की ओर। तो इस तरीके से यदि अपन से पूछे भाई सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है, तो एक बार मैग्नेट एक छड़ चुंबक के समान होता है। हेलिक्स का नियम किस पर लागू होगा, एक धारावाही सोलेनाइड के ऊपर। धारावाही सोलेनाइड के ध्रुव किस नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं, हेलिक्स के नियम अनुसार। और अपने पास में दूसरा नियम है एक एंड नियम, श्रेय का नियम, जो भी अभी आगे आने वाला है। तो उस श्रेय के नियम से भी अपन ध्रुव ही ज्ञात करते हैं। जब ध्रुव ज्ञात हो जाएंगे तो बल रेखाओं की दिशा भी ज्ञात हो जाएगी। लेकिन दाएं हाथ का जो नियम था, दाएं हाथ का नियम था, उसमें अपन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ही ज्ञात कर रहे थे। लेकिन हेलिक्स के नियम में अपन चुंबक के ध्रुव ज्ञात करते हैं। हेलिक्स के नियम में अपन चुंबक के ध्रुव ज्ञात करते हैं। तो चलो ये हुआ अपन के पास में हेलिक्स का नियम। अब अपने पास में चौथा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो था अपने पास में श्रेय का नियम या एंड रूल। श्रेय का नियम या एंड रूल। तो श्रेय का नियम या एंड रूल क्या है, किसके ऊपर लागू होगा और क्या ज्ञात करने के लिए उपयोग में आता है। तो चौथा पॉइंट आज की वीडियो का था श्रेय का नियम। श्रेय का नियम, श्रेय के नियम को ही बोला जाता है एंड रूल। एंड का मतलब अंत या समापन या अंतिम बोलते हैं ना भाई, पूरा एंड हो गया, क्लास का एंड हो गया, वीडियो का एंड हो गया, मतलब समापन हो गया। तो अंत रूल के नाम से भी या समापन नियम के नाम से, क्योंकि निम्मी पैटर्न में शुद्ध हिंदी काम में लेते हैं, हिंदी में पर्यायवाची किसी को भी उठा के अपन को रख सकते हैं। तो एंड का मतलब जैसे ये पेन है, इस पेन का एक एंड ये है, एक एंड ये है, इसका मतलब एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। तो इसी को अपन एंड रूल को श्रेय का नियम, एंड रूल को समापन नियम, इसी को अंत नियम, किसी भी नाम से अपन को दे सकता है। तो अपने पास में श्रेय का नियम कहाँ लागू होगा, सबसे पहली बात तो ये होगा धारावाही सोलेनाइड पर। कहाँ लागू होगा, धारावाही सोलेनाइड पर। दूसरा उपयोग क्या है, उपयोग है इसका ध्रुव ज्ञात करने के लिए। सोलेनाइड में जो चुंबक बनेगा, सोलेनाइड में जो चुंबक बनेगा उसके ध्रुव कैसे कैसे बनेंगे, कौन सा ध्रुव किधर बन रहा है, तो ध्रुव ज्ञात करने के लिए नियम कौन सा है, श्रेय का। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन कौन से नियम से विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात किए जा सकते हैं। कौन कौन से चुंबक से विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात किए जा सकते हैं। तो अब अपने पास दो नियम हो गए, कौन कौन से,
हेलिक्स का नियम है और श्रेय का नियम है। हेलिक्स का नियम और श्रेय का नियम दोनों ही विद्युत चुम्बक के ध्रुव ज्ञात करने के लिए काम में आते हैं। अब अपने पास में सीधे धारावाही चालक में क्या था, दाएं हाथ का नियम था। भाई सीधे धारावाही जो चालक था वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम था। इसके अलावा एक कॉर्क स्क्रू का नियम था। तो अब अपन चारों नियमों को पढ़ चुके, तो इनको जोड़े बना के देखो। कॉर्क स्क्रू का नियम और दाएं हाथ का नियम ये तो हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम और सीधे धारावाही चालक पे ही लागू होंगे। हेलिक्स का नियम और श्रेय का नियम ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात नहीं करते, ये विद्युत चुम्बक के बनने वाले ध्रुव ज्ञात करने के लिए उपयोग में आते हैं और सोलेनाइड पे लागू होते हैं। लूप के लिए कोई स्पेशल नियम नहीं है। नियम है तो वो केवल सोलेनाइड के लिए है। सोलेनाइड पे लागू होगा हेलिक्स का नियम और श्रेय का नियम। सीधे धारावाही चालक पे लागू होगा दाएं हाथ का नियम और कॉर्क स्क्रू का नियम। कॉर्क स्क्रू और दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात की जाती है और हेलिक्स के नियम और श्रेय के नियम से ज्ञात की जाते हैं विद्युत चुम्बक के ध्रुव। तो अब अपन आगे बढ़े, भाई ये श्रेय का नियम है क्या है, श्रेय का नियम है क्या है, या किस प्रकार से इसको अपन समझें या किस प्रकार से इसको परिभाषित अपन करें। तो क्या परिभाषा है, यदि किसी सोलेनाइड को, अब क्यों लिया सोलेनाइड, क्योंकि नियम ही सोलेनाइड के लिए बना है। तो यदि किसी सोलेनाइड को ध्यान से देखा जाए, ध्यान से कैसे देखें भाई, आंखें बंद करके देखनी है, आंखें खोल के देखनी है, या चश्मे लगा के देखनी है कि चश्मे हटा के देखनी है, मतलब गौर से देखना है अपन को। ध्यान से देखना है मतलब गौर से देखना है। तो यदि किसी सोलेनाइड को अपन गौर से देखें, इसको क्या करें अपन गौर से देखें, सोलेनाइड को ध्यान से देखा जाए, तो जिस सिरे पर अब इसके दो सिरे हो गए, एक सिरा तो इसका ये है और दूसरा सिरा इसका ये है। ये सोलेनाइड है, इसके कितने सिरे हो गए, दो। तो जिस सिरे पर, सिरे बोले तो एंड, जिस सिरे पर विद्युत धारा दक्षिणावर्त या इसी को बोलते हैं अपन क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, जिस सिरे पर विद्युत धारा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है वह सिरा दक्षिण या एस ध्रुव होता है एवं जिस सिरे पर विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज या अपन बोलेंगे वामावर्त प्रवाहित होती है, वह सिरा बनता है अपन का एन। वह सिरा क्या बनेगा अपन का, एन बनेगा। तो अपने पास ये हुई इसकी परिभाषा। तो परिभाषा को एक बार अपन गौर से पढ़ें कि यदि किसी सोलेनाइड, तो पहली बात तो नियम कहाँ काम कर रहा है, सोलेनाइड सीधे पे नहीं कर रहा, सीधे धारावाही चालक पर नहीं कर रहा, एक धारावाही लूप पे भी नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है एक सोलेनाइड के लिए। तो यदि किसी सोलेनाइड को ध्यान से देखा जाए, यदि इसको गौर से देखा जाए, किस तरीके से, गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो जिस सिरे पर देखा जाए, जिस सिरे पर विद्युत धारा, कौन, विद्युत धारा दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के अनुसार, जिस तरीके से घड़ी घूमती है। भाई मान लो अपने पास
यहाँ पे एक अपन घड़ी बना देते हैं, यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक घड़ी। अब घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन को अपन बोलते हैं दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में। तो यदि किसी सोलेनॉइड को गौर से देखा जाए तो जिस सिरे पर विद्युत धारा दक्षिणावर्त घूमती हुई प्रतीत होती है या दक्षिणावर्त घूमती है या क्लॉकवाइज घूमती है या घड़ी की दिशा में घूमती है, तो जिस सिरे पर, अब गौर से देखना, ये धारा यूं गई इसकी तरह, ये धारा यूं गई, फिर यूं आके फिर यूं गई, यूं गई, यूं आके फिर यूं गई, यूं गई, फिर यूं आके यूं गई। तो ये इसकी तरह घूम रही है। घड़ी की दिशा, जैसे घड़ी की चलने की दिशा ये होती है, घड़ी के चलने की दिशा को ही अपन क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। घड़ी के चलने की वाली दिशा को ही अपन दक्षिणावर्त। इसका मतलब इस सिरे पर विद्युत धारा क्लॉकवाइज घूम रही है, इस सिरे पर विद्युत धारा क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये वाला सिरा कौन सा होगा, ये वाला सिरा कौन सा होगा, एस, जिसमें दक्षिणावर्त घूम रही है, जिसमें दक्षिणावर्त घूम रही है जिस सिरे पर, वो एस है, और जिस पर वामावर्त घूम रही है वो एन है। तो अब अपने पास मान लो ये एक ये उसका सोलेनॉइड का क्या है, सिरा है। सोलेनॉइड पूरी दिखाई नहीं दे रही, उसको अपन लास्ट के कॉर्नर से ऐसे देख रहे हैं। तो लास्ट का छल्ला अपन को ये वाला छल्ला दिखाई दे रहा है, और उस सोलेनॉइड में से दो तार, ये एक तो जिसमें धारा आ रही है और सोलेनॉइड में घूम के एक से बाहर निकल रही है। तो अपने पास में यदि विद्युत धारा इस तरीके से घूमती हुई दिख रही है, यदि विद्युत धारा इस तरीके से घूमती हुई दिख रही है, तो ये वाला सिरा कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। ये वाला सिरा क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। तो अपने पास में ये अपने पास हुई विद्युत धारा, तो अपने पास इस सिरे पर विद्युत धारा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूम रही है। तो ये चीज़ अपन को अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि भाई कि क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त का मतलब क्या है। तो अपने पास ये चीज़ आ गई हो भाई, यदि ये विद्युत धारा ऐसे घूम रही है इस तरीके से, और इस तरीके से ही कौन घूमती है अपन की, घड़ी। तो ये हुई घड़ी की दिशा या घड़ी के घूमने की दिशा, और घड़ी की दिशा को ही अपन क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। तो जिस सिरे पर मेन चीज समझनी है कि कोई भी सोलेनॉइड है, उसके जिस सिरे पर धारा दक्षिणावर्त घूम रही है तो वो सिरा दक्षिण ध्रुव है, और जिस सिरे पर धारा वामावर्त घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, वो ध्रुव बनेगा अपन का एन या उत्तरी ध्रुव। तो ये अपन का कौन सा बना, पहले भी हेलिक्स के नियम के अनुसार भी ये एस था और सिरे के नियम के अनुसार भी ये एस है। तो ये वाला एस है, तो इतना तो अपन भी कह सकते हैं। अब इतने दिन से चुम्बक पढ़ रहे हैं तो भैया ये तो एन है, क्योंकि एक एस होगा तो दूसरा एन ही होगा, और एक्स वाई जेड तो कोई दूसरा बन नहीं सकता। तो दोनों जो नियम हैं, हेलिक्स का नियम और सिरे का नियम, दोनों ही किसके ऊपर लागू हो रहे हैं, सोलेनॉइड के ऊपर। दोनों का उपयोग भी एक ही है। अपने पास सोलेनॉइड में ध्रुव ज्ञात करने के लिए चुंबकीय बल रेखा की दिशा के लिए नियम ये नहीं है, वहाँ दाएं हाथ का नियम और कॉर्कस्क्रू का नियम है, वो सीधे धारावाही चालक पे हैं। तो ये दोनों नियम ही सोलेनॉइड पे भी चुंबकीय ध्रुवों का पता लगाने के लिए है। परिभाषा दोनों की अलग अलग है, हेलिक्स का नियम कह रहा है कि किसी हेलिकल स्प्रिंग को, हेलिकल कॉइल को या किसी सोलेनॉइड को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियों के घुमाव की दिशा धारा के दिशा में रहे, धारा के प्रवाह की दिशा में रहे, तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को दिखाता है। जब उत्तरी ध्रुव का पता लग जाएगा तो उसके विपरीत का ध्रुव दक्षिणी होगा। दूसरा, सिरे का नियम, एंड नियम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई यदि किसी सोलेनॉइड को गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो उसके जिस सिरे पर, दो ही सिरे होंगे, एक सिरा ये और एक सिरा, जिस सिरे पर धारा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में धारा घूम रही है, घड़ी की दिशा में धारा घूम रही है। यहाँ से जाएंगे तो देखो मैं हाथ घुमाता हूँ, यहाँ से यूँ गए, फिर यूँ गए, फिर यूँ गए, भाई धारा यूँ गई, फिर यूँ गई। इस तरीके से क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है ऐसे इस सिरे पर धारा घूम रही है, तो ये सिरा एस है। अब अपने पास में यदि अपन धारा इधर से प्रवेश करवाएंगे
चलो एक बार धारा की दिशा बदल के देख लेते हैं अपन, तो अपन को एन का भी पता लग जाएगा। यदि अपन धारा की दिशा इधर से कर देते हैं, तो इधर से तो जब धारा घूमती आ रही थी तो वो ऐसे आ रही थी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है। अब यहाँ देखो, यहाँ से धारा चलेगी, ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमती हुई जाएगी, मतलब धारा ऐसे घूमती हुई जा रही है। इसका मतलब क्या ये घड़ी के अनुसार है या घड़ी के विपरीत है? तो ये घड़ी के विपरीत दिशा हुई, घड़ी के विपरीत हुई है, ये घड़ी के विपरीत दिशा है। घड़ी के विपरीत दिशा को ही बोला जाता है एंटी क्लॉक वाइज, या इसी को बोला जाता है वामावर्त। और जिस सिरे पर धारा वामावर्त रहेगी वो सिरा कहलाएगा अपन का एन, और जिस सिरे पर धारा दक्षिणावर्त होगी वो सिरा कहलाएगा एस। तो सिरे का नियम और हेलिक्स का नियम, सोलेनाइड, विद्युत धारावाही सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी चर्चाएं अपन अब कर चुके हैं। अब अपन को ध्रुव ज्ञात हो गए तो अपन बल रेखाओं को आराम से बता सकते हैं। एन से बल रेखा निकलेगी और बाहर चलती हुई एस पे जाएगी, और एस से बल रेखा चलेगी, वो अंदर से होती हुई एन पे आएगी। तो चुंबक के बाहर बल रेखाएं एन से एस की ओर, चुंबक के अंदर बल रेखाएं एस से एन की ओर। तो आज के 4 टॉपिक थे अपने पास में, लूप का चुंबकीय क्षेत्र, सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र, हेलिक्स का नियम और सिरे का नियम, चारों की चर्चा हो चुकी है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से पूछा जाएगा, किस परिभाषा में कौन सा हाथ काम में आ रहा है, कौन किसकी दिशा दिखा रहा है, कौन सा ध्रुव को कौन दिखाएगा, तो ये अपन को सारे क्वेश्चन पूछने के हैं। दक्षिणावर्त जिस सिरे पे है वो कौन सा ध्रुव है, तो ये सारे क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में पूरे क्लियर कर दिए हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही बहुत, तब तक के लिए नमस्कार।